हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। और ये हिंदी प्रैक्टिस सेट है। हिंदी प्रैक्टिस सेट है। और जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ये लाइन चलती रहेगी। और अब देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वाक्य भाववाची है। ए नंबर मोहन स्कूल जाता है। बी नंबर सोहन ने किताब पढ़ी। सी नंबर राम मिलन से चला नहीं जाता है। और डी नंबर राधा स्कूल जाती है। तो हमारा इसमें कौन सा सही हो जाएगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य होता है। दूसरा नंबर होता है कर्मवाच्य होता है। और तीसरा नंबर होता है वो क्या होता है, भाववाच्य। तो हम किसकी बात करेंगे, भाववाच्य की बात करेंगे। तो जो कर कर्तृवाच्य होता है, कर्तृवाच्य किसका उदाहरण है, जो पहला लिखा हुआ है मोहन स्कूल जाता है। तो मोहन स्कूल जाता है ये कर्तृवाच्य है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो कर्ता है उसके अनुसार जो क्रिया परिवर्तन हो रही है उसको बोलते हैं कर्तृवाच्य। कर्ता के अनुसार जो क्रिया में परिवर्तन हो रहा है तो क्रिया हमारा क्या है, जाता है। तो मोहन जाता है। अगर ये बोल दिया जाता कि स्कूल राधा स्कूल जाती है, क्योंकि राधा स्त्रीलिंग है इसलिए जाती हो जाएगा। इसलिए जो कर्ता के अनुसार जो क्रिया है उसमें परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं कर्तवाच्य। जो कर्म के द्वारा क्रिया परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं कर्मवाच्य बोलते हैं। तो ए नंबर हमारा है। ऑप्शन देखते हैं। मोहन स्कूल जाता है, ये नंबर ये कर्तृवाच्य हो गया है, ये गलत हो गया है। सोहन ने किताब पढ़ी, ये भी गलत हो गया है। राम मिलन से चला नहीं जाता है, सी नंबर सही हो जाएगा। राम मिलन से चला नहीं जाता है ये एक भाववाच्य है। राधा स्कूल जाती है ये क्या है, कर्तृवाच्य हो जाएगा। तो हमने इस प्रश्न के क्या जाना कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन बन जाते हैं कि वाच्य पूछ लेता है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये उदाहरण दे करके समझाए। उसमें जो ऑप्शन होगा उदाहरण पूरा दिए रहेगा तब उसमें पूछेगा। ऐसा जरूरी नहीं है। ये कुछ भी पेपर में कुछ भी पूछ सकता है। छोटे से लेकर के बड़े तक प्रश्न आ सकता है। मतलब लेवल का जो छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अगर पूछ लेता वाच कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4 ऐसे करके। वाच कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं ये भी बता दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। पक्ष ए नंबर, बी नंबर है स्कंद, सी नंबर है हल्दी, डी नंबर है कपोत। तो हमको क्या मालूम करना है, ये तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है इसका मतलब तत्सम क्या होता है, ये संस्कृत रूप में होता है तत्सम उसको बोलते हैं। और तद्भव क्या होता है, जो हम आम भाषा में बोलते हैं उसको तद्भव बोलते हैं। अगर सिंपल परिभाषा में समझो तो जो कपोत होता है, कपोत किसको बोलते हैं, ये कपोत एक क्या है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा, कबूतर। कबूतर क्या बोलते हैं, कपोत बोलते हैं। कबूतर को कपोत बोलते हैं। तो गांव घर के जो बंदे हैं, जो बच्चे हैं, तो वो जानते हैं कि कबूतर किसको बोलते हैं। जानता तो सब कोई है, लेकिन वो अधिकांशतः जो गांव घर के लड़के हैं, बच्चे हैं, वो जानते हैं कि कबूतर होता है, लेकिन कपोत नहीं जानते हैं। तो इसका तत्सम शब्द होता है कपोत बोलते हैं उसको। अब अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन ये है कि हल्दी लिखा हुआ है। हल्दी, हल्दी जैसे होता है, तुमने जो है मान लो दाल बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, तो कहीं हल्दी दाना है, हल्दी दाना है ना। तो ये होता है हरिद्रा। हरिद्रा होता है इसका हल्दी का तत्सम रूप होता है हरिद्रा। तो हमारा हल्दी क्या है, ये एक तद्भव शब्द है, ये एक तत्सम शब्द नहीं है। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हल्दी जो हल्दी है वो क्या है, वो एक तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। हरिद्रा हो जाएगा, ये तत्सम शब्द है। स्कंद क्या होता है, कंधा। स्कंद क्या होता है, कंधा।
पक्ष क्या होता है? जो पंख होता है, पखेरु बोलते हैं, वो होता है पक्ष। पंख बोल जिसको बोलते हैं, ये एक तत्सम शब्द है। पक्ष एक तत्सम शब्द है। जैसे अगर उदाहरण की तरफ से जो उदाहरण है, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो पेपरों में ये बार बार अटकते भटकते रहते हैं। जैसे पहला बोल दिया जाए घोंघा, घोंघा। तो घोंघा जो है, आप बताइएगा कि आप, मैं फिर से रिवीजन करूँगा कि आप लोग जो है ये पेन कापी उठा लीजिए। पेन कापी उठाने से आप जो है लिखेंगे तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा। घोंघा, घोंघा क्या है? एक तद्भव है कि तत्सम है? अकाज, अकाज, अकाज क्या है? एक तद्भव है कि तत्सम है? इसके बाद गांव, गांव, गांव क्या है? एक तद्भव है कि तत्सम है? गोपाल, गोपाल एक क्या है? एक तद्भव है कि तत्सम है? तो हमने कुछ शब्द पूछे हैं, तो अगर अगर आप जो है कापी में लिख रहे होंगे तो आप जो है इसका बढ़िया से इसका भी आंसर भी जान जाएंगे, आपको याद भी हो जाएगा, प्लस जो है आपका ही प्रॉफिट इसमें। घोंघा है, घोंघा एक क्या है? घोंघा एक तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम शब्द होता है वो होता है घोंघ। क्या होता है? घोंघ। आधांगा और घोंघो बोलते हैं। जो अकाज है, अकाज क्या बोलता है? अकार्य बोलते नहीं, अकाज। ये शब्द जो है, ये गांव देहात में जो रहता है उसको सही से मालूम होगा कि उसके घर में बोलते हैं मेरा तुम आकाश करवा दिए हो। ये तो बोलते हैं कि ये शब्द बोलते हैं कि तुम मेरा आकाश करवा दिए हो। तो वो आकाश नहीं, वो अकार्य है, वो अकार्य है। अब जैसे दो दो वर्ड सॉल्व हो गए हैं। अब अगला है, जैसे बोलते हैं जो गांव होता है, गांव को क्या बोलते हैं? गांव को क्या बोलते हैं? ग्राम। ठीक, गांव, जो गांव है उसको ग्राम बोलते हैं। जो गेह है, गेह क्या होता है? गेह, गेह को क्या बोलते हैं? ग्रह। गेह को ग्रह बोलते हैं, ग्रह। ये ग्रह क्या है? एक तत्सम शब्द है। गेह क्या है? एक तद्भव शब्द है। गेह का ग्रह हो जाता है, गांव का ग्राम हो जाता है। एक तुमने सुना होगा घर, घर। घर क्या है? एक तद्भव शब्द है। गृह जो होता है वो होता है घर, गृह। एक ग्रह होता है, एक गृह होता है, तो उसमें अंतर होता है। तो ये हो गए कुछ तद्भव और तत्सम के उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से विदेशज भाषा का चयन करिए। ए नंबर दर्शन, बी नंबर खेप, सी नंबर गर्म, डी नंबर चाय। डी नंबर चाय। विदेश शब्द, विदेशज किसको बोलते हैं? जो विदेश में बोली जाती है। जैसा होता चीनी तुमने पढ़ा होगा, चीनी है, डच है, फ्रांसिस है, पुर्तगाली है, अंग्रेजी है। तो ये शब्द होते हैं जो विदेशज शब्द में आते हैं। दर्शन एक क्या? दर्शन शास्त्र होता है। दर्शन जो हम देख करके, तुमने अगर हिंदी में पढ़ा होगा दर्शन, ये बहुवचन भी आता है। बहुवचन शब्द होता है दर्शन। बहुवचन, ये जो नित्य बहुवचन होते हैं उसमें एक आता है दर्शन शब्द आता है। खेप, ये भी एक विदेशज नहीं है। गर्म, ये भी एक विदेशज नहीं है, ये तत्सम शब्द हैं। चाय, चाय क्या है? एक विदेशज शब्द है और ये विदेशज के अंतर्गत आता था चीनी शब्द में। चीनी शब्द में चाय आता है, चाय चीनी। और चीनी के अंतर्गत चाय होता है, लीची होती है और चीकू होता है। अब देखो, जो चीनी है, तुमको मैं थोड़ा हिस्ट्री बता दूं, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको मालूम होगा जो 1813
एक्ट था, 1813 एक्ट था। तो उसमें क्या हुआ था कि चाय के साथ चीनी का एक अधिकार प्राप्त हुआ था। फिर 1833 में क्या हुआ था, ये चाय के साथ जो चीनी है, मतलब चीन, चाय चीनी, मतलब ये एक ट्रिक है कि चाय के साथ चीनी, मतलब जो चीन है उससे एक अधिकार प्राप्त था भारत को चाय के निर्यात में। तो वही चाय, अगर तुमको होश आ गया है तो अब तुमको याद भी हो जाएगा कि ये चीनी से संबंधित है चाय। चाय चीनी, इसलिए वो चाय चीनी बोलते हैं, वो एक ट्रिक है, क्योंकि 1813 में जो एक्ट था उसके द्वारा एक अधिकार भारत को प्राप्त था। तो इस चीन से हो गए चीकू। चीकू किसका नाम है? विराट कोहली का नाम है चीकू। तो चाय, चीकू, लीची, ये हो गए हैं चीनी शब्द हो गए हैं, चीनी शब्द हो गए हैं। अगर आपने मेरा वीडियो पहले देखा होगा, जीएस विथ अरविंद, अगर सर्च मारेंगे उसमें हिंदी की जो प्रैक्टिस सेट है, उसमें मैंने एक जो अंग्रेजी भाषा, जो विदेशी शब्द अंग्रेजी भाषा में आते हैं भाषा, तो उनमें एक मैं ट्रिक बताया था, जो अस्पताल का मैंने ट्रिक बताया था। तो आप उसको होश करिएगा, उसको फिर से रिवीजन करिएगा। आज मैं दूसरा तुमको एक ट्रिक बताता हूँ जो अंग्रेजी भाषा में है। अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है, जैसे अब मैं तुमसे कह दूं कि आप पढ़ने जाते हैं, हाँ बोलेंगे यस पढ़ने जाता हूँ। तो अब पढ़ने तो जाते हैं, लेकिन कहाँ जाते हैं? स्कूल जाता हूँ मैं, स्कूल जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ मैं। अब स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो क्या लेकर जाते हो? मैं लेकर जाता हूँ, पेन लेकर जाता हूँ, पेंसिल लेकर जाता हूँ, कलम लेकर जाता हूँ, कॉपी लेकर जाता हूँ। ठीक है, कॉपी लेकर जाता हूँ, पेन लेकर जाता हूँ, पेंसिल लेकर जाता हूँ, पेंसिल लेकर जाता हूँ। ठीक। तो हमने कहा कि स्कूल तुम गए, वहाँ कॉपी लिए, पेन लिए, लिखे। वहाँ लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी पढ़ने के लिए भी है, सुविधा भी है। उसके बाद ये बोला जाए कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो तुम बोलोगे कि मैं कलेक्टर बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा। इसके पीछे नीचे मैं कोई पद नहीं ग्रहण करूंगा। कलेक्टर बनोगे और डिप्टी कलेक्टर बनोगे, है ना? यही मेरा क्या है, पढ़ाई करने से उद्देश्य है कि मैं कलेक्टर बनूंगा। जब तुम कलेक्टर नहीं बन पाए, फिर तुम क्या चॉइस करोगे? अब बोलोगे कि मजिस्ट्रेट बनूंगा, मैं मजिस्ट्रेट बनूंगा, वकीली करूंगा, उसमें मैं जज भी बनूंगा, वकील भी बनूंगा, और उसमें दायर भी करूंगा, मतलब जो वकील बन करके केस भी दायर करूंगा। अब उसके आगे जब ये भी नहीं बन पाए, मजिस्ट्रेट भी नहीं बन पाए हैं, कोर्ट भी नहीं जा पाए हैं, अपील भी नहीं कर पाए हैं वकील बन करके, भाई कोर्ट जाओगे, वकील अगर वकील बनोगे कोर्ट जाओगे तो वहाँ अपील करोगे। तो ये सब नहीं बन पाया मैं, तो फिर लास्ट में अब मैं पुलिस का पेपर दूंगा, एग्जाम का पेपर दूंगा, उसमें मैं क्वालिफाइड होऊंगा। बस उसमें जो है पुलिस में मैं क्वालिफाइड करूंगा और एग्ज़ाम दे करके पुलिस बन जाऊंगा, अधिकार मतलब जो है सिपाही बन जाऊंगा। फिर मेरे पास पैसा आएगा, फिर मैं टैक्स भरूंगा। देखो, ये होता है अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत ये शब्द आते हैं। ये विदेशी शब्द के अंतर्गत मान लो ये पूछ लिया जाए कि मजिस्ट्रेट किसकी भाषा है, ये चलो ठीक विदेशस है, लेकिन अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत आएगा मजिस्ट्रेट, पुलिस, टैक्स, जो मैंने सब ये वर्ड लिया हूं मैं, जो मैंने बोला हूं। तो अब जो है ये सब क्या है, ये एक अंग्रेजी भाषा है। तो मैंने क्या जो बोला हूं उस वीडियो को बार बार देखना, तो आपके समझ में आ जाएगा कि ट्रिक क्या है। चलो ठीक है, मैं तो इसमें क्या होता है, इस केस में लिखते नहीं बनता है, इसलिए इसमें मैं समझा नहीं पाता ज़्यादा, लेकिन जो मैं बोलता हूँ स्पष्ट बोलता हूँ। तुम अगर मेरी आवाज़ समझोगे, मेरी आवाज़ जानोगे, तो तुम समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि तुम 2x में 1.5x में, मतलब इसकी स्पीड इतना कर दो कि भाषा तुमको समझ में नहीं आए। थोड़ा से नॉर्मल सुनो, उसके बाद जब तुम्हारा रिवीजन की तरफ आज तुम जाओ, तो जब फिर
स्पीड करके जाओ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? विदुषी, ए नंबर, कि विदुषी, बी नंबर, कि विदुषी, सी नंबर, कि विदुषी, डी नंबर। आप तो देखते ही विदुषी और विदुषी काट दोगे। अब विदुषी और विदुषी में कंफ्यूजन हो जाओगे कि यार विदुषी है कि विदुषी है। जो हमारा क्या है आंसर, शुद्ध वर्तनी है विदुषी, विदुषी है, ये शुद्ध है। अच्छा, आपको बताना है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये ना सोचो कि अरे यार ये वर्ड में पढ़ लिया था यार, ये वही बार बार करवा रहे हैं। पेपर में वही तो आता है। तुमने देखा होगा ये 10 साल का क्यों मॉडल पेपर सॉल्व करवाया जाता है, क्योंकि वो घूम फिर करके वही क्वेश्चन डाल देते हैं, नए क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। तो इसलिए बार बार क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे बोल दिया जाए ज्योत्सना, अब तुमने हजारों बार पढ़ा होगा ज्योत्सना, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है। कहाँ? पेपर हॉल में। पेपर हॉल में गलती हो जाती है, वो गलती वहाँ नहीं करना, इसके पहले यहाँ कर लो गलती, पेपर के पहले यहाँ गलती कर लो। अब आते हैं ज्योत्सना में। आपको लिखना है ज्योत्सना। ज्योत्सना जैसे तुमसे बनता हो, सही गलत कुछ भी लिखो। ज्योत्सना लिखना है कवियत्री, कवियत्री, कवियत्री। आपको लिखना है महाकश्यप, महाकश्यप, महाकश्यप। अब तुमको लिखना है आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। अगर आप लिखे होंगे आशीर्वाद कि आशीर्वाद होता है तो आपको समझ में आएगा। हमने जैसे बोला था ज्योत्सना, ज्योत्सना, मैंने पहला वर्ड क्या बोला था, ज्योत्सना। तो कैसे लिखेंगे ज्योत्सना, कैसे लिखेंगे ज्योत्सना। जो बंदा ऐसे लिखा हुआ होगा, जो दोस्त, जो भाई बंधु ऐसे लिखे होंगे वो सही है, ज्योत्सना होता है। ठीक है। फिर मैंने बोला था कवियत्री, जो कवियत्री, जो बंदा ऐसे लिखा होगा कव इत्री हो जाएगा, इत्री हो जाएगा, तो वो उसका सही है, कवियत्री हो जाएगा। मैंने बोला था महाकश्यप। अच्छा, जो ठीक है, महा तो सब लोगों का सही होगा, लेकिन कश्यप, कश्यप है कि कश्यप है? तो कश्यप है। देखो, जो षटकारी से आधार निकल रहा है कश्यप, और अगर सर्वोत्तम से निकल रहा है कश्यप। कश्यप और कश्यप में अंतर होता है। तो हमारा जो बोलने का स्टाइल होता है ना, तो उसमें थोड़ा अगर हम समझेंगे ना तो तुमको समझ में आएगा। कश्यप, कश्यप, तो स्या की आवाज आती है, लेकिन सा नहीं होगा, षटकारी शा हो जाएगा, आधा षटकारी शा हो जाएगा, कश्यप बोलते हैं। आशीर्वाद, आशीर्वाद होता है कि आशीर्वाद होता है कि आशीर्वाद होता है? होता है आशीर्वाद, है ना, आशीर्वाद होता है, बड़ा होता है, आशीर्वाद होता है। ये होते हैं कुछ शुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द। अगला क्वेश्चन है शगुन शब्द का विलोम। ए नंबर, अवगुण, दुर्गुण, निर्गुण और अगुण। अगुण तो बिल्कुल नहीं होगा। अब तुमको इसमें कंफ्यूजन होगा, अवगुण, दुर्गुण, निर्गुण। शगुन जानते हो, शगुन धारा, निर्गुण धारा, है ना, शगुन धारा और निर्गुण धारा। तुमने अगर पढ़ा होगा तो पक्का जो है सी नंबर टिक मार दिए होगे। निर्गुण धारा जो निराकार हैं, शगुन मतलब साकार हैं, जो भगवान को मानते हैं। निराकार मतलब होता है कि जो भगवान को मानते नहीं उसको निराकार बोलते हैं, वो निर्गुण है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर सही है। जैसे कुछ उदाहरण हैं, अगर बोल दिया जाए कृपण,
कृपण क्या है? कृपण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कसूरवार। कसूरवार शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? क्षणिक। क्षणिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? खल। खल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मैंने पहले क्या लिखा है? कृपण। कृपण। कृपण क्या होता है? कंजूस। कृपण किसको बोलते हैं? कंजूस को बोलते हैं। तो कंजूस का उल्टा धनवान, धनी हो जाएगा, धनी। कसूरवार मतलब होता है कि उसने, कसूरवार मतलब होता है कि उसने गलतियां की हैं, उसको सजा मिलना चाहिए। उसका होता है कि वो बेकसूर है, वो कसूर नहीं है, कसूरवार नहीं है, वो बेकसूर है, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। क्षणिक क्या होता है? क्षणिक मतलब होता है क्षण भर के लिए, एक समय के लिए। कहते हैं कि जो शादी होती है तो एक क्षण भर के लिए होता है, मतलब कि 12 बजे एक क्षणिक पॉइंट होता है कि 12 बजे, 12:05 एक क्षणिक, मतलब कि क्षण भर के लिए। और शाश्वत क्या होता है? क्षणिक मतलब क्षण भर के लिए, शाश्वत मतलब होता है कि बहुत समय के लिए। खल क्या होता है? खल होता है, खल आदमी है, दुष्ट आदमी है, दुष्ट आदमी है, खल आदमी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कपट और कपाट का अर्थ होगा? ए नंबर धोखा, बी नंबर धोखा धोख या दरवाजा, सी नंबर धोखा या दरवाजा। अच्छा, ये ऑप्शन क्यों रखे गए हैं? ऑप्शन इसलिए लिए रखा गया है, चलो ठीक है, ये तो तुम्हारा जो है, अब तुम्हारे पास टाइम है, टाइम देते होगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन जब वहाँ पढ़ोगे ना तो मतलब जो है, अगर तुम पहले बिल्कुल ध्यान नहीं दिए हो तो अब ये सोचोगे कि ये लिखा सही है, ये लिखा है, तो आप जल्दी जल्दी इसको टिक मार करके निकल जाओगे। ये निश्चित है। ये पेपर में क्या होता है कि कहते हैं कि क्वेश्चन हमारे छूट गए हैं, जो क्वेश्चन जल्दीबाजी में करेगा उसको समझेगा नहीं, समझना तुमको बहुत स्पीड में है, जो जल्दीबाजी करेगा वो टिक मार देगा बी या सी में, ये निश्चित है। क्योंकि इसमें एक मात्रा का भी, एक मात्रा के उसमें अंतर है, एक मात्रा नहीं लिखा है, जैसा धोखा ना, धोख लिखा है, तो इसलिए धोखा भी हो जाएगा, तुमको करने में धोखा भी हो जाएगा। तो कपट का अर्थ क्या होता है? एक धोखा होता है, और कपाट क्या होता है? एक दरवाजा होता है। तो हमारा ए नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु उपरांत में संधि शब्द कौन सा है? मृत्यु उपरांत का एक संधि, मतलब एक निर्मित संधि है, उसकी, उसको बना करके संधि लिखा गया है मृत्यु उपरांत में। तो मृत्यु उपरांत में मृत्युपरांत, मृत्युपरांत की मृत्योपरांत की मृत्युपरांत की मृत्योपरांत। अगर तुमने संधि पढ़ा होगा, सही से संधि पढ़ा होगा, तो बी नंबर भी काट दोगे, मतलब ए नंबर तो अभी नहीं, लेकिन बी नंबर देखते ही काट दोगे, क्योंकि तो है। ओ की मात्रा किस में आता है? गुण संधि में आता है, ओ या आय की, तो इसलिए जो है ये नहीं होगा, मृत्योपरांत नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ निर्माण करता है। ये किस में आता है? दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि क्या होती है कि वो उसमें दीर्घ हो जाती है, बड़ी ऊ हो जाती है, जैसे छोटा ऊ, मतलब छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा, इसीलिए जो है ये क्या हो जाएगा, ये नंबर सही है। लेकिन देखो बी नंबर तुम देखते ही काट, अगर तुमको संधि विच्छेद मालूम है तब। मृत्यु छोटा ऊ तो होता नहीं है, इसलिए सी नंबर। मृत्योर, ये भी वही सेम है। तो इस तीनों ऑप्शन गलत हो गए हैं, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मृत्योपरांत हो जाएगा, क्योंकि ये दीर्घ संधि में आता है। जैसे मैंने ये बोल दूं कि गुरुपदेश, गुरुपदेश होता है, तो गुरु में छोटा रू रहेगा कि बड़ा रू रहेगा? आपको बताना है कि छोटा रू रहेगा कि बड़ा रू रहेगा। तो आप ये बताओगे कि मैं बड़ा रू रहेगा, इसमें गलती हो जाएगी। गुरु में
जो रू होता है वो बड़ा रू होता है। वो किससे बना होता है? छोटा रू से और उप से, ऊ से। तो छोटा ऊ मिला करके बड़ा ऊ हो जाता है, इसलिए गुरुपदेश हो जाता है, बड़ा रू हो जाता है उपदेश। ठीक, तो गुरु छोटा हो जाता है, लेकिन जब गुरुपदेश दोनों जोड़ करके लिखेंगे तो गुरुपदेश हो जाता है, इसलिए बड़ा रू हो जाएगा छोटा ऊ मिल करके। जैसे बोल दिया जाए, एक और उदाहरण है, एक दो, जैसे है लघुत्तर। अच्छा, लघुत्तर होता है कि लघुत्तर होता है? लघुत्तर होता है, बड़ा ऊ हो जाता है, क्योंकि लघु धन उत्तर। इसमें क्यों हो जाता है लघुत्तर? भाई लघु तो हमारा इसलिए क्योंकि संधि विच्छेद अगर होगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा, लघुत्तर बोलते हैं। तो इस तरह लघु धन उत्तर हो जाता है, लघु धन उत्तर हो जाता है, ये लघुत्तर हो जाएगा संधि विच्छेद, ये दीर्घ संधि है इसलिए। मैं आशा करता हूं कि आपको कुछ तो समझ में आता होगा, आपको उदाहरण मिलते होंगे सॉल्व करने के। वो आपको रिवीजन ही करना है, क्योंकि तुमने जो पहला पेपर है उसको दे दिए हो, तो आपको नॉलेज तो है ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दुस्साहस शब्द में उपसर्ग चुनिए। दुस्साहस में दुष उपसर्ग है कि दुर उपसर्ग है कि दु उपसर्ग है कि शा उपसर्ग है? शा तो बिल्कुल नहीं होगा, दु ये नहीं होगा, दुर, दुर क्या होता है? दुर, इसमें दुष और दुर में कंफ्यूजन रहोगे, लेकिन क्या होता है दुष लिखा क्यों किस तरह जाता है? दुष आधा शाह होता है, फिर साहस होता है, दुस्साहस। ठीक, तो जो हमारा आधा शाह है वो ए नंबर सही हो जाएगा, दुस्साहस लिखते हैं उपसर्ग में। जिससे बोल दिया जाए आशक्त। आशक्त, सक्त क्या है? आ क्या है? एक उपसर्ग है। बोल दिया जाए अमन। अमन में उपसर्ग। सुनिश्चित में, सुनिश्चित में उपसर्ग। अवगुण में, अवगुण में, अवगुण में क्या? उपसर्ग। भरपेट में क्या? उपसर्ग ज्ञात करना है। तो हमारा जो आशक्त था आ हो गया उपसर्ग, अमन में आ हो गया उपसर्ग, सुशिक्षित, सु उपसर्ग हो गया, शिक्षित हो गया है, सुशिक्षित हो गया है। उसके बाद जो संस्कार है, संस्कार में सम जो है उपसर्ग, कार जो है शब्द हो गया है। अवगुण में औ क्या है? एक उपसर्ग है। भरपेट में भर एक उपसर्ग है। तो ये हो जाते हैं, कुछ उपसर्ग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य वाक्यांश के लिए एक शब्द। अदृश्य पूर्व क्या होता है? अदृश्य मतलब होता है, पूर्व मतलब पहले, पहले का देखना, अदृश्य मतलब जो पूर्व दिखाई न दे उसको बोलते हैं अदृश्य। दृश्य पूर्व होता है जो पहले दिखाई देता है, जो पहले दिखाई देता है उसको दृश्य पूर्व बोलते हैं, ये अदृश्य पूर्व है। अधर्म क्या होता है? ये धर्म के विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है, इसको ये हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। अधिकृत मतलब क्या होता है? अधिकृत मतलब होता है जो हमारे अधीन है, जिसको हमने ग्रहण किया हुआ है, अधिकृत बोलते हैं उसको। अदम्य क्या होता है? अदम्य साहस बोलते हैं, जो जिसको दबाया नहीं जा सकता है उसको बोलते हैं अदम्य साहस। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, अधर्म। अगला क्वेश्चन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाकर शरमार मुकुट मेरे पति सोई। तो ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति किसकी है? मीराबाई की है। और ये किसके लिए विषय में बोला गया है? गिरधर किसको बोलते हैं? गिरधर गोपाल बोलते हैं, कृष्ण भगवान की बात कर रही हैं, कृष्ण भगवान की बात कर रही हैं। गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई,
मतलब कि मेरे जो कृष्ण भगवान हैं, मेरे कृष्ण भगवान वो मेरे पति हैं, दूसरा कोई नहीं है उनके अलावा। इसलिए बोला जाता है। क्यों? जब उनकी शादी हो जाती है कहाँ? मेवाड़। जो राणा शांगा है उनकी पुत्र, ये कह सकते हो पुत्र की पत्नी रहती हैं, और राजा भोज नाम उनका रहता है, जो मीराबाई के पति रहते हैं, राजा भोज। और राणा सांगत जब दोनों की मृत्यु हो जाती है, तब उसके बाद जो है ये कंडीशन आ जाती है कि उनके पास कोई नहीं रहता है, कोई नहीं बचता है। इसलिए जो है वो इतने, वैसे भी जो मीराबाई रहती हैं वो एक कृष्ण भगवान पर क्या रहती हैं? आश्रित रहती हैं, उनका ही नाम जप करती हैं। तो ये हो गया व्याख्या। अब ये इसमें पूछ रहा, क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ए करुण रस हो जाएगा, बी श्रृंगार रस हो जाएगा, कि सी शांत रस हो जाएगा, कि डी वीर रस हो जाएगा। करुण क्या होता है? शोक, 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 श्रृंगार रस, बी नंबर। तो बी नंबर हमारा हो जाएगा श्रृंगार रस। क्यों ऐसा? क्योंकि वो पति के रूप में मानते हैं। उनका अगर करुण शोक कब होता है? जब अपने उनका पति खत्म, मतलब उनकी मृत्यु हो गई है, उन पर शोक करते, उन पर दुख करते, तब होता है शोक। लेकिन ये तो प्रेम कर रही हैं, किससे? कृष्ण भगवान से प्रेम कर रही हैं, इसलिए जो है श्रृंगार रस हो जाता है। तो बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। इसका स्थायी भाव क्या होता है श्रृंगार रस को? इस श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रतिया प्रेम बोलते हैं। रतिया प्रेम। अच्छा, श्रृंगार रस में दो पार्ट होते हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है, एक वियोग श्रृंगार रस होता है। जो वियोग होता है उसको बोलते हैं, उसका स्थायी भाव विप्र लंब होता है। ये यूपीएसआई पेपर में आ चुका प्रश्न है। जो करुण है, करुण का स्थायी भाव शोक होता है, शांत शम या निर्वेद होता है। स्थायी भाव वीर उत्साह हो जाता है, उत्साह वीर रस का स्थायी भाव होता है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह छंद कहलाता है। परिभाषा को मोड़ करके भी आ सकता है कि शम में क्या होता है। जैसे पहले चरण में, दूसरा चरण हो गया है, तीसरा चरण हो गया है, चौथा चरण हो गया है। तो पहले चरण में और तीसरे चरण में विषम संख्या है, तो क्योंकि पहले चरण में और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हो सकती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 में 11 मात्राएं हो जाती हैं। तो हमारा ये कौन सा छंद हो जाएगा? कौन सा छंद होता है जो पहले 13 और 11 हो जाता है? तो अगर आपको ट्रिक होश आ गया होगा कि एक मैंने वीडियो में बोला था कि जो 13 में 11 दो की कमी हो गई है, तो दो दोहा हो जाता है, तो सी नंबर तो सही हो जाएगा। अगर आपने वो ट्रिक्स याद रखे हो तो ये ट्रिक अपना लेना। दोहा 13-11 हो जाती है, और जो दोहा को उल्टा 16 होता है, 11-13 मात्राएं हो जाती हैं। चौपाई में 16 मात्राएं हो जाती हैं, रोला में 24 मात्राएं हो जाती हैं। अच्छा, जो कुंडलिया बना होता है वो किससे होता है? कुंडलिया वो दोहा और रोला से बनकर होता है कुंडलिया। ठीक, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, दोहा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास इनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए? इनमें से है जयशंकर प्रसाद का। इसमें आप बना लीजिएगा कंकाल, लिख लीजिएगा कंकाल, कंकाल, इसको काट दीजिएगा कंकाल। आप एक ऑप्शन में कंकाल बना लीजिएगा। मानस का हंस, कंकाल, झूठा सच और निर्मला। झूठा सच किसका है? ये है सत्यपाल का, यशपाल का। यशपाल है वो, झूठा सच उनका उपन्यास है। जो जयशंकर प्रसाद के जो उपन्यास है वो है कंकाल, तितली,
क्या है? तितली, कंकाल, इरावती, ये क्या है? जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं। तो बी नंबर सही हो जाएगा, कंकाल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस की रचना की गई है। ए नंबर अवधी भाषा में, बी नंबर ब्रज भाषा में, सी नंबर खड़ी बोली में। तो रामचरितमानस किसने लिखा था? तुलसीदास जी लिखे थे। किस भाषा में लिखे थे? ये था अवधी भाषा में। ये नंबर सही हो जाएगा। रामचरितमानस, अगर रामचरितमानस की बात करते हैं, कितने कांड हैं? 8 कांड, 7 कांड हैं। 7 कांड हैं, 8 कांड नहीं, 7 कांड होते हैं। 7 कांड में अगर तुमसे पूछा जाए कि आपको क्रम मालूम है, कि 7 कांड में क्रम मालूम है, क्योंकि अगर पेपर में आ जाए कि क्रम से सेटल करना है कि क्रम से कौन होगा, तो आप जो है आपको मालूम होना चाहिए। पहला कौन सा है? बालकांड। बाल जीवन मतलब जब छोटे बच्चे रहते हैं तब का उसमें है बालकांड। फिर अयोध्या कांड, जिसमें अभिषेक की बात होती है, अभिषेक करा जाता है, ये अयोध्या कांड हो जाता है। उसके बाद बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड। फिर उसके बाद जंगल जाते हैं, त्यागना पड़ता अपने घर को। उसके बाद किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। उसके बाद 1-2 बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। उसके बाद सुंदर कांड। सुंदर कांड, सुंदर इसमें हनुमान जी की बात की गई है। सुंदर कांड के बाद लंका कांड, जब वहाँ लड़ाई करते हैं लंका में। फिर उत्तर कांड हो जाता है, उत्तर कांड। हमारा क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो हमारा सबसे बड़ा कांड है बाल कांड। और एक क्वेश्चन बनता है कि अरण्य कांड जो है सबसे छोटा कांड माना जाता है। अरण्य कांड नहीं मानते हैं, किष्किंधा कांड मानते हैं। सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। तो ये रामचरितमानस अवधी भाषा में है, ये नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डाट 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 की दृष्टि के आधार है, राष्ट्रीयता का आधार है धर्मनिरपेक्षता, धर्मसम्मत, धर्म सापेक्ष, धर्म अनुसार। अगर तुमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो धर्मनिरपेक्ष पक्का मार दोगे, क्योंकि सम्मत नहीं होता है। राष्ट्रीयता मतलब इसकी दृष्टि क्या है? राष्ट्रीयता का आधार क्या है? धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए हमारा राष्ट्र। मतलब कि हमारा जो है इसमें धर्म को किसी धर्म को माना नहीं जाता है कि मान लो अगर तुम हिंदू हो तो तुम हिंदू को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। ये मतलब एक धर्म, अलग अलग धर्म है लेकिन सबको मान्यता प्राप्त है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है धर्म के अनुसार, इसलिए बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष है। अगला क्वेश्चन है सत्य और अहिंसा का संबंध है भीषण, घनिष्ठ, विकट, निकट। अच्छा, जो ये था इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसको बना लीजिएगा, ये घा है। घनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घनिष्ठ बोलते हैं। तो सत्य और अहिंसा का संबंध किसका है? ये घनिष्ठ का है। तो आपका जो है बी नंबर सही हो जाएगा, घनिष्ठ सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो रहे हैं। अब जाने की अनुमति होगी। सबको नमस्कार, जय हिंद।